तो चलिए स्टार्ट किया जाए। कल 60 हुआ था ना, 61 से। सच एन एक्शन इज नॉट कंसिस्टेंट डैश हिज कैरेक्टर। क्या होगा भाई? और वेरी गुड, गलत है। कंसिस्टेंट विथ का अर्थ होता है उचित, जिसे आप कह सकते हैं अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट बोलिए या हिंदी में बोलिए उचित। Such an action is not consistent with his character. डी आंसर। मतलब ऐसा कार्य उसके चरित्र के लिए उचित नहीं है। ऐसा कार्य उसके चरित्र के लिए उचित नहीं है। कंसिस्टेंट विथ मतलब उचित, उपयुक्त या उचित, जो भी बोले। appropriate. Such an action is not appropriate. कंसिस्टेंट है तो विथ आ जाएगी। Next, 62. Bacon, the father of English essay, had a thirst. दो बार तो बताया है चीज। जब भी इच्छा या लालसा वाले अर्थ होते हैं तो उसके साथ हम प्रीपोजिशन फॉर आती है। इच्छा या लालसा वाले शब्दों के साथ फॉर, जैसे आज के लिए ऐड बताया, इच्छा या लालसा के लिए फॉर। क्या क्या है देख लीजिए। ये वर्ड होता है इच्छा या लालसा वाले। थर्स्ट, yearn, crave, lust, yearn, pine, aspiration, wish, एक्सेट्रा। ये सभी इच्छा या लालसा वाले शब्द हैं, तो सामान्यतः इनके साथ आप प्रीपोजिशन फॉर लिखते हैं। थर्स्ट फॉर, विश फॉर, यर्न फॉर, पाइन फॉर, एस्पिरेशन फॉर, लस्ट फॉर। सबका अर्थ इच्छा होता है, बट अलग अलग सिचुएशन में इनका प्रयोग किया जाएगा। बहुत अधिक इच्छा या लालसा, इन सबका हिंदी है इच्छा या लालसा। इच्छा या लालसा वाले शब्दों के साथ सामान्यतः प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग करते हैं। इंग्लिश में जो लेख लिखते हैं उनके पिता बोले जाते हैं बेकॉन। इनका पूरा नाम था फ्रांसिस बेकॉन। जो इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं उसके जनक यही बताए गए हैं। तो जो बेकॉन जो थे इंग्लिश में ऐसे लिखते थे, उन्हें ज्ञान का बहुत ही लालसा या इच्छा थी, तो थर्स्ट फॉर होगा। इंग्लिश के जो जनक है, इंग्लिश के लेख के जनक फ्रांसिस बेकॉन, उनमें ज्ञान की बहुत ज्यादा भूख, इच्छा या लालसा थी। सबका अर्थ वही होता है, इच्छा या लालसा। नेक्स्ट है ये, आई बेग टू डिफर डैश यू ऑन दिस सब्जेक्ट। इसका हिंदी है कि क्षमा चाहता हूं, मैं आपसे इस मुद्दे पे सहमत नहीं हूं। तो डिफर विथ होता है किसी व्यक्ति के लिए, डिफर विथ मतलब किसी व्यक्ति से असहमत, किसी व्यक्ति से असहमत, किसी भी चीज को लेकर, मुद्दे को लेकर, कोई भी चीज को लेकर। डिफर विथ मतलब किसी व्यक्ति से असहमत। तो बेग मतलब यहाँ क्षमा मांग रहा है कि क्षमा चाहता हूं कि मैं आपसे इस सब्जेक्ट पे सहमत नहीं हूं। आई बेग टू डिफर, देखिए यहाँ पे व्यक्ति है ही मौजूद, यहाँ पे विथ होगा, क्योंकि डिफर प्लस विथ उसके बाद एक पर्सन आता है, मतलब किसी व्यक्ति से मतभेद होना, अंतर आना, असहमत होना सभी है। द मिनिस्टर dwelt dash the subject of political development at length। देखिए दो तीन चीजें ध्यान रखनी है इसमें। एक वर्ड होता है ड्वेल, एक होता है ड्वेलर, और एक होता है ड्वेल ऑन। ड्वेल, ड्वेलर, ड्वेल ऑन। ड्वेल मतलब होता है निवास करना या रहना, जिसे बोलिए निवास करना या रहना।
ड्वेलर मतलब निवासी, वहां रहने वाले लोग। ड्वेल मतलब रहना या निवास करना, ड्वेलर मतलब निवासी मतलब वहां के रहने वाले लोग, और ड्वेल ऑन मतलब सोचना। या तो आप सोचना बोलिए या फिर विचार करना बोलिए, सोचना या फिर विचार करना, जो भी बोलिए, सोचना या विचार करना। उसी ड्वेल का सेकंड फॉर्म होता है ड्वेल्ट, थर्ड फॉर्म भी ड्वेल्ट, ड्वेल, ड्वेल्ट, ड्वेल्ट, इसी का थर्ड फॉर्म वहां पे लिखा हुआ है। तो मंत्री ने, मिनिस्टर ने उस जो राजनीतिक और राजनीतिक से जुड़ी जो चीजें थी उस पर बहुत लंबे समय तक विचार किया था। तो यहाँ पे ड्वेल ऑन, मंत्री ने उस राजनीतिक विकास से रिलेटेड संबंध पे बहुत लंबे, एट लेंथ मतलब विस्तार से, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी वर्ड अच्छा है, आया विस्तार से। एट लेंथ का हिंदी होता है विस्तार से, मतलब मंत्री ने विस्तार से उस राजनीतिक मुद्दे पे सोचा था या विचार किया था। ड्वेल ऑन, सोचना या विचार करना। नेक्स्ट, बी ऑर्डर्ड डैश, इस तरह का क्वेश्चन मैंने कराया भी था, क्या होगा? नो प्रीपोजिशन, बहुत अच्छा, कोई प्रीपोजिशन नहीं, क्योंकि हम लोग लिख चुके हैं अगर ऑर्डर का प्रयोग क्रिया के रूप में होता है तो सामान्यतः उसके साथ किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं कर सकते। तो फी ऑर्डर्ड डैश द डिनर व्हेन ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, जब फी ने अपना कार्य खत्म कर लिया था तो उसने डिनर का ऑर्डर दिया था, मतलब रात्रि के खाने का ऑर्डर दिया था। फी एक व्यक्ति का नाम है। नेक्स्ट, आई वंडर इफ आई शैल गेट डैश माई हिस्ट्री एग्जामिनेशन, मतलब मुझे आश्चर्य हो रहा है कि कैसे मैं अपने इतिहास के एग्जाम को दूंगा या पूरा करूंगा या अच्छे से दूंगा। तो गेट थ्रू होता है, गेट थ्रू, गेट थ्रू का इंग्लिश में अर्थ होता है टू कंप्लीट, या फिर इंग्लिश में एक और होता है टू डू वेल, मतलब पूरा करना या अच्छे से करना, कोई भी कार्य के लिए अच्छे से कार्य करना, जो भी कार्य है उसे अच्छे से करना। तो गेट थ्रू का अर्थ होता है किसी भी कार्य को पूरा करना, जो भी चीजें हैं, या फिर उस कार्य को अच्छे से करना। इस सेंटेंस के अंदर कि मुझे आश्चर्य हो रहा है क्या या यदि मैं अपने इतिहास के एग्जाम को अच्छे से दे पाऊंगा या इतिहास के एग्जाम को पूरा कर पाऊंगा। यहां पे गेट थ्रू। नेक्स्ट, द मनी मस्ट बी डील्ड, हाँ बताया था ना, तीन चीजें डील का था, बताता हूं। डील के लिए तीन चीजें होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डील इन था, डील विथ था, डील आउट था। डील इन मतलब तो व्यापार करना, व्यापार करना। डील विथ का क्या करें? टू मैनेज या टू हैंडल, प्रबंध करना या सिचुएशन को कंट्रोल करना, टू मैनेज या टू हैंडल, मैनेज करना। किसी व्यक्ति सिचुएशन किसी को भी मैनेज करते हैं तो डील विथ। डील आउट का तो पता है, तो सिर्फ पैसे के लिए होता है, पैसे को बांटना, टू डिस्ट्रीब्यूट मनी, टू डिस्ट्रीब्यूट मनी, पैसे को बांटना। तो डील का ही पास्ट हो गया, डील, डेल्ट, डेल्ट, फर्स्ट फॉर्म डील, सेकेंड फॉर्म डेल्ट, थर्ड फॉर्म डेल्ट। जैसे ड्वेल में था, ड्वेल, ड्वेल्ट, ड्वेल्ट, उसी तरह से डील, डेल्ट, डेल्ट। तो डील इन का तो सिर्फ एक ही अर्थ होता है, व्यापार करना, और डील आउट का भी एक ही अर्थ होता है, पैसे को बांटना। इसके अलावा डील विथ, जैसे किसी व्यक्ति को मैनेज कर रहे हैं, आई मस्ट डील विथ हिम, आई मस्ट डील विथ दिस प्रॉब्लम। तो व्यक्ति हो, सिचुएशन हो, समस्या हो, सबको डील विथ करते हैं।
डील इन किसी भी चीज के लिए, व्यापार करने के लिए, और पैसे के लिए तो सिर्फ और सिर्फ आउट होता है। देख लीजिए, मनी मस्ट बी डेल्ट, पैसे की बात हो ही नहीं है, मतलब पैसे को मतलब एकदम नियम से, बराबरी से, मतलब जो है और नियम से बांटा जाए, जरूर बांटना चाहिए पैसे को नियम से, फेयरली मतलब बराबरी, और जस्टली मतलब नियम। जस्टली का अर्थ होता है कानूनी रूप से, जस्टली का अर्थ होता है लीगली, ध्यान रखिएगा, जस्टली का अर्थ होता है लीगली, कानूनी रूप से। फेयरली मतलब, हाँ जी, कोई बाहर ही बोल रहे हैं, बाहर का भी आवाज इतना तेज आता है यहाँ। चलिए नेक्स्ट, हाँ ये भी बोला है, अच्छा भाई, द पुअर बेगर वॉज ब्लाइंड, एक आंख से अंधे हैं, सभी को याद है ना ये, याद नहीं है तो भाई यू आर इन डायर नीड ऑफ ट्रीटमेंट, मेंटल ट्रीटमेंट, आपको बहुत ज्यादा मानसिक इलाज की जरूरत है, क्योंकि ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और बराबर ही एग्जामिनेशंस में ब्लाइंड, डील, ये सब चीजों का घूम फिर के क्वेश्चंस बनते रहते हैं, तो ये पता होना चाहिए। एक आंख से अंधे हैं तो ब्लाइंड इन, दो आंख से है तो ब्लाइंड ऑफ, और मानसिक रूप से अंधे जो मतलब है देख के भी अनदेखा करते हैं वो ब्लाइंड टू। हाँ नेक्स्ट, रन अराउंड द कॉर्नर, समवन इज फॉलोइंग क्लोज डैश अस, क्या होगा? क्लोज टू अस, सुनने में तो यही अच्छा लगता है, लेकिन अर्थ सुनिए, क्लोज टू अस होता है लेकिन किस सिचुएशन में? क्लोज टू अस अगर आप कहोगे तो इसका अर्थ आ रहा है कि कोई हमारे साथ साथ दौड़ रहा है, साथ साथ या आगे दौड़ रहा है, और बोलता है सर मैं आपका पीछा कर रहा हूं। अबे जब पीछा कर रहे हो तो पीछे जाओ, साथ साथ दौड़ेगा और बोलेगा मैं आपका पीछा कर रहा हूं, तो पीछा करने के लिए तो सुना था कि पीछे होना चाहिए आदमी को, तो क्लोज टू अस मत एकदम साथ साथ है, तो वो तो हुआ नहीं। और पीछा करने के लिए पीछे जाना होगा ना, पीछे वाला इंग्लिश देख लीजिए, मतलब भागो, इसका हिंदी है भागो, कोई हमारा पीछा कर रहा है। रन अराउंड द कॉर्नर मतलब भागिए यहां से, कोई हमारा पीछा कर रहा है, तो पीछा करने के लिए बिहाइंड होना चाहिए। क्लोज टू मतलब एकदम बराबरी हो चुके हैं, तो वो पीछा करने के बाद फिर नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट 70, प्लीज हैव अ टॉक, दो ही चीजें हो सकती है, या तो टू या विथ, क्या होगा? चलिए दो क्वेश्चन आपके लिए रहा, फिल कर दीजिए। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉक से भी बराबर आ चुका है। पहला क्वेश्चन रहा टॉक डैश मी, फिल करना है। दूसरा प्लीज, जो क्वेश्चन है हैव अ टॉक डैश मी, या तो टू या तो विथ भरना है। क्यों? सुनने में अच्छा लग रहा है, नहीं नहीं ग्रामर है, सही है, आप सभी बच्चों का सही है, बस सिंपल सा ध्यान रखना है। देखिए टॉक, टॉक संज्ञा भी होता है, टॉक क्रिया भी होता है, मतलब टॉक नाउन भी है, टॉक वर्ब भी है। अगर टॉक नाउन रहा तो उसके साथ प्रीपोजिशन हमेशा विथ, टॉक अगर क्रिया रहेगा तो सिर्फ प्रीपोजिशन टू आएगा। टॉक संज्ञा भी होती है, टॉक क्रिया भी होती है, अगर टॉक संज्ञा है तो विथ लिखेंगे, टॉक क्रिया है तो टू लिखिए। और ध्यान रखिएगा बिना मुख्य क्रिया के कभी कोई सेंटेंस नहीं बन सकता है। विदाउट मेन वर्ब नोबडी कैन मेक ए सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश भाषा में बिना मुख्य क्रिया के कभी कोई वाक्य हो ही नहीं सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए, असंभव है वो। तो देख लीजिए, मी क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया क्या होता है? व्यक्ति के लिए हो रहा है तो नाम होता है, तो संज्ञा होता है। व्यक्ति के लिए लिखा गया है तो संज्ञा के बदले जो होगा वो सर्वनाम होता है। तो ये क्या है यहाँ पे? प्रोनाउन। यहाँ पे या तो आप विथ लिखिएगा या टू लिखिएगा, या तो विथ लिखे या टू लिखे, वो प्रीपोजिशन हो जाएगी। तो यहाँ पे सर्वनाम है, प्रीपोजिशन आएगा, तो और क्या होना चाहिए? एक क्रिया, क्योंकि बिना क्रिया के तो कोई सेंटेंस लिखा ही नहीं जा सकता। तो ऑफकोर्स यहाँ पे टॉक, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं आदेशात्मक वाक्य, क्योंकि आदेश इंपरेटिव सेंटेंस जिसे बोलते हैं आप, इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत हमेशा ही क्रिया से ही
होती है या फिर प्लीज से हो सकती है। तो ये क्रिया है, तो जब टॉक क्रिया है तो उसके लिए दूसरा में टॉक के ठीक पहले क्या है, ए, और ए एंड द का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए होता है और किसी के लिए, आर्टिकल बना ही है संज्ञा के लिए और किसी के लिए इसका कोई यूज नहीं है। तो प्लीज हैव अ टॉक विथ मी। पहला में टॉक वर्ब था तो टू लिखा, दूसरा में टॉक नाउन है तो विथ आया। दोनों का हिंदी एक ही है कि मुझसे बात करिए, मुझसे बात करिए, लेकिन लिखने का तरीका दोनों का अलग है। देख लीजिए, तब क्वेश्चन था प्लीज हैव अ टॉक, यहां तक टॉक के पहले ए आ गया है, ये नाउन है तो विथ आएगा। तो प्लीज हैव अ टॉक विथ योर फादर अबाउट माय वर्क, मतलब अपने पिताजी से मेरे कार्य के बारे में बात करिए, अपने पिताजी से मेरे कार्य के बारे में बात करिए। नेक्स्ट, यू आर एडवाइज टू राइट, लिख चुके हैं ये। अगर आर्टिकल रहेगा तो विथ आता, आर्टिकल नहीं है तो राइट इन पेंसिल, राइट इन इंक, दो फ्रेज होता है, इसलिए यहां पे, क्योंकि ध्यान रखिएगा यही चीज होता है, राइट इन पेंसिल, और अगर पेंसिल के पहले ए आ जाएगा तो राइट विथ अ पेंसिल, और एक फाइनल होता है, इसमें तो कोई एक्सेप्शन भी नहीं है, राइट इन इंक, ये तीन है। पेंसिल के पहले अगर आर्टिकल नहीं है तो इन आएगी, आर्टिकल जुड़ गया तो विथ आएगा, इंक के पहले कभी आर्टिकल होगा नहीं तो वहां पे इन ही रहेगा, ये फ्रेज होते हैं। राइट इन पेंसिल या राइट विथ अ पेंसिल, दोनों का हिंदी है पेंसिल से लिखना, और राइट इन इंक का अर्थ होता है कलम से लिखना, इंक मतलब वहां पे पेन की बात होती है। तो यू आर एडवाइज टू राइट, वहां पेंसिल के पहले कुछ भी आर्टिकल नहीं प्रयोग किया गया है, इसलिए आपका इन, मतलब तुम्हें सलाह दी जाती है कि तुम पेंसिल से लिखो, तुम्हें सलाह दी जाती है कि तुम पेंसिल से लिखो। नेक्स्ट, वर्च्यू मतलब होता है अच्छाई, वर्च्यू मतलब अच्छाई, लिख लीजिएगा। वर्च्यू ऑलवेज ट्रिम्फ, ट्रिम्फ मतलब होता है विजय, वर्च्यू का हिंदी लिख लीजिए अच्छाई, ट्रिम्फ मतलब विजय, जीत, और इविल मतलब बुराई। वर्च्यू मतलब अच्छाई, ट्रिम्फ मतलब विजय, इविल मतलब बुराई। इसका हिंदी है कि अच्छाई की हमेशा ही बुराई पर जीत होती है, इस वाक्य का हिंदी हो रहा है अच्छाई की हमेशा ही बुराई पर जीत होती है। क्या होगा देखिए, ट्रिम्फ हो या फिर विक्ट्री हो या फिर एडवांटेज, हाँ जनरली इनके साथ, जनरली हम इनके साथ प्रीपोजिशन ट्रिम्फ और विक्ट्री दोनों का अर्थ एक ही होता है विजय, और एडवांटेज मतलब फायदा। जैसे कि अभी इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज होने वाला है ना, तो अब लिखा जाएगा न्यूज़पेपर में इंडियन टीम हैज गॉट एडवांटेज ओवर इंग्लैंड टीम ड्यू टू होम कंडीशन। इंडियन टीम हैज गॉट एडवांटेज ओवर इंग्लैंड टीम ड्यू टू होम कंडीशन, नहीं बोलता घरेलू सिचुएशन कारण भारतीय टीम को इंग्लैंड टीम के ऊपर फायदा होगा। तो ट्रिम्फ हो, विक्ट्री हो या एडवांटेज हो, समानता उसके साथ ओवर आती है। तो अच्छाई की हमेशा ही बुराई पर जीत होती है, ट्रिम्फ मतलब विजय, विक्ट्री। नेक्स्ट, हाइपोक्रेसी इज ए क्लोएक डैश मिस्चीफ। हाइपोक्रेसी मतलब आडंबर, दिखावा। हाइपोक्रेसी का अर्थ होता है दिखावा या आडंबर, आडंबर। मिस्चीफ मतलब धूर्त लोग, मिस्चीफ मतलब धूर्त लोग, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कनिंग फॉक्स। तो आडंबर जो है धूर्त लोगों के लिए कपड़े का कार्य करता है। आडंबर धूर्त लोगों के लिए, धूर्त लोगों के लिए, तो के लिए मतलब और, जैसे आप किसी के लिए किताब खरीदते हैं तो कहते हैं ना दिस इज अ बुक डैश यू,
दिस इज अ बुक फॉर यू। तो हाइपोक्रेसी मतलब दिखावा जो है धूर्त लोगों के लिए कपड़े का कार्य करता है। क्लोएक मतलब क्लोएक, स्टेशन पे भी होता है क्लोएक रूम, अमानती घर जो होता है उसे ये लिखा, लेकिन क्लोएक का ओरिजिनल अर्थ होता है अ लॉन्ग कोट, अ लॉन्ग कोट, जिसे हिंदी में लिखा गया डिक्शनरी में चोंगा या लबादा। हिंदी है इसका चोंगा या लबादा। अरे जैसे कश्मीर वश्मीर में जब ज्यादा ठंड पड़ती है तो नहीं, नीचे तक, घुटने से नीचे तक एक जो पूरा एक ही कोट रहता है, ओवर कोट जिसे हम लोग बोल देते हैं, उसी को हम लोग क्लोएक कहते हैं, मतलब एक तरह का कपड़ा। तो आडंबर जो है धूर्त लोगों के लिए कपड़े का कार्य करता है। तो के लिए मतलब फॉर। क्लोएक मतलब चोंगा या लबादा। बाप रे, ऐसा ऐसा हिंदी है जो अचानक पूछ रही चोंगा क्या होता है। नहीं, वो चोला था, ये चोंगा है। हाँ, चोल राजा जो थे। Bacon was endowed, हाँ वेरी गुड, endowed with endowed, डोविड मैंने लिख दिया है, स्पेलिंग गड़बड़ है ये। endowed with, endowed with का अर्थ होता है क्या कहेंगे, गिफ्टेड with। अब इसका हिंदी बहुत बड़ा है, लिख ही देता हूं पूरा हिंदी, नहीं लिख देता हूं, इसमें ज्यादा मात्रा नहीं है तो लिख सकता हूं। जन्मजात प्रतिभा का धनी होना, जन्मजात प्रतिभा का धनी होना, गिफ्टेड विट जिसे कहते हैं। जन्मजात प्रतिभा मतलब कोई नहीं होता बच्चा जो जन्म से ही बहुत ही विलक्षण होता है, सुपर नेचुरल, जैसे नहीं था अपना बिहार का एक जो था, हाँ कौटिल्य, नहीं कितना मतलब तेज है, तो जो जन्म से ही मतलब वह होते हैं, तो उसी को कहते हैं इंडोर्ड विथ, जन्मजात प्रतिभा का धनी होना। तो बेकॉन वही फ्रांसिस बेकॉन जो इंग्लिश के ऐसे जो लिखते हैं उसके जो पिता जनक माने गए, तो बेकॉन जो थे वो जन्मजात प्रतिभा के धनी थे, मतलब जन्म से उनमें रेयर टैलेंट थे, इंडोर्ड विथ, जन्मजात प्रतिभा का धनी होना। नेक्स्ट, नेवर डू एनीथिंग दैट इज नॉट कंपैटिबल, ये तो सिंपल सा है, कंपैटिबल ये आसान है, कंपैटिबल विथ होता है, इसका भी इंग्लिश वही है एप्रोप्रिएट, जिसे हम उपयुक्त कहते हैं, उचित या उपयुक्त, एप्रोप्रिएट, PRIATE, PRIATE, एप्रोप्रिएट, उचित या उपयुक्त, एप्रोप्रिएट, अजीब लिखा रहा है, फिर वही सिचुएशन, इसे डर से नहीं मैं मिटाता हूं, गड़बड़ हो जाता मिटाइए तो गायब होता है, कुछ गड़बड़ है सिस्टम में, नहीं। अच्छा देखता हूं एक बार लिख के, आप ट्राई करते हैं। कोई जरूरत नहीं है, वही लिखिए भाई, APPROPRIATE, उचित या उपयुक्त। इसका हिंदी है कि कुछ भी ऐसा चीज मत करिए जो लोगों के सुरक्षा के लिए उचित ना हो, कभी भी कुछ ऐसा मत करिए जो लोगों की सुरक्षा के लिए उचित ना हो, कंपैटिबल विथ पब्लिक सेफ्टी, लोगों की सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट, आई इंस्टिल माई आइडियाज, हाँ देखिए इंस्टिल, इंस्टिल प्लस समथिंग, इंस्टिल प्लस समथिंग प्लस इनटू प्लस पर्सन, ये होता है इंस्टिल। फिर कोई भी चीज आएगी, इंस्टिल का वैसे अर्थ क्या होता है, बूंद बूंद करके उड़ेलना या डालना,
तो जैसे कि मैंने अपने आइडिया को उसके माइंड में डाला, मैंने अपने तरकीब या सोच को उसके माइंड में डाला। अरे पोलियो रविवार में इंग्लिश में बोलते तो हैं, हिंदी में नहीं बोलते। दो बूंद जिंदगी के, तो उसे इंग्लिश में बोला जाता है दूसरे राज्यों में, इंस्टिल 2 drops ऑफ लाइफ इनटू योर चाइल्ड्स माउथ। इंस्टिल 2 drops ऑफ लाइफ इनटू योर चाइल्ड। तो इंस्टिल 2 drops ऑफ लाइफ समथिंग इनटू योर चाइल्ड माउथ। तो वहां पे तो इंस्टिल के साथ इनटू आना चाहिए। इंस्टिल ओरिजिनल अर्थ होता है बूंद बूंद करके डालना। तो मैंने अपने आइडियाज को उसके दिमाग में डाला, मतलब प्रभावित करने की बात। नेक्स्ट, इट इज नेचुरल। क्या होगा भाई? आइए फॉर्मूला ही लिख देता हूं। देखिए, एक कोई भी इट हो या कोई भी एक सब्जेक्ट आ जाए, पहले ही मिटा लेता हूं, नहीं तो पता चला कि बाद में हो नहीं रहा है। मेरे साथ ही होता है। नहीं, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, वो तो बोर्ड का है। ऐसा थोड़ा कि मैं विलक्षण प्रतिभा का धनी नहीं हूं। अब देखिए, ये देखो, ये इससे पर्टिकुलर का मिटता है, ये किया। देखिए, अब मैं क्या करूं? जान दे दूं? पूरा मिटा दूं तो क्वेश्चन कहां रहेगा? अच्छा वाला ये, हाँ, तो उसी जगह करना है। मैं मान लीजिए पूरा लिख दिया, कभी ये तो पूरा ये वाला काम करता है और कभी नहीं करता है, मतलब कुछ सिस्टम में गड़बड़ी है इसका। कोई बात नहीं। हाँ, देखिए, कोई भी एक सब्जेक्ट आ जाए, जनरली इट दिखता है, इट का प्रयोग होता है, लेकिन सब्जेक्ट मान के चलिए। उसके बाद आ जाए बी की कोई भी फॉर्म। बी की फॉर्म मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, जो भी होगा। फिर उसके बाद इनमें से ये शब्द आते हैं जनरली, या तो नेचुरल होगा, बिकॉज हो सकता है, ब्रूट हो सकता है, BRUT, ब्रूट। फिर उसके बाद ऑफ आएगा, फिर उसके बाद कोई यहाँ पे पर्सन होगा। कोई भी एक सब्जेक्ट आएगी, उसके बाद बी की कोई भी फॉर्म आएगा, उसके बाद नेचुरल या बिकॉज या ब्रूट, इनका कुछ भी फॉर्मूला में आ जाए, फिर उसके बाद ऑफ होगा और फिर जाके कोई एक व्यक्ति आएगा। मतलब इस फॉर्मूले में क्या प्रीपोजिशन आ रहा है? ऑफ। जब भी स्ट्रक्चर होगा तो प्रीपोजिशन ऑफ रहेगा। नेचुरल मतलब स्वाभाविक, बिकॉज मतलब चूंकि, ब्रूट मतलब निर्दयी, क्रूएल। ब्रूट मतलब क्रूएल कहता है जिसे, निर्दयी। इट कोई भी एक सब्जेक्ट होगा, फिर बी की फॉर्म होगी, फिर ब्रूट, बिकॉज, नेचुरल, ये सब कुछ भी आ जाए तो उसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ आएगी, यदि उसके बाद कोई व्यक्ति मौजूद हो। ब्रूट मतलब नेचुरल। तो देख लीजिए क्वेश्चन, इट इज, इट आ गया सब्जेक्ट, इज आ गया बी की फॉर्म, फिर उसके बाद नेचुरल और आगे एक व्यक्ति भी मौजूद है। तो आपको यहां पे इसका हिंदी है कि मनुष्य से यह स्वाभाविक है कि वह गलतियां करेगा। मनुष्य से यह स्वाभाविक है कि वह गलतियां करेगा। 78 कल ही बात हुआ है। हाँ, कल ही लिखा नहीं था ये हमने, वांट इन, अरे प्रोफिशिएंट इन, डिफिशिएंट इन, वांट इन, अडेप्ट इन, एक्सीलेंट इन, गुड एट, ये सब के लिए। तो वांट इन का तो मतलब बताया था कमी। वांट इन मतलब कमी, शॉर्टेज। तो ये स्पीच इज वांटिंग इन कॉमन सेंस, मतलब उसके भाषण में कॉमन सेंस की कमी है। तो वांट इन, उसके भाषण में, वक्तव्य में कॉमन सेंस की कमी है। वांट इन, कमी होना। नेक्स्ट, इज एन एस्पिरेंट। बताइए भाई, आज ही बताए, आज ही का क्वेश्चन है। इच्छा या लालसा वाले अधिकतर शब्दों के साथ प्रीपोजिशन फॉर आती है। हमने एस्पिरेशन लिखा था,
तो उसी से तो एस्पिरेंट बने हैं। एस्पिरेंट मतलब कि जिसे बहुत ज्यादा इच्छा होती है, जैसे अभी आप सभी बच्चे एस्पिरेंट हैं एक गवर्नमेंट जॉब के लिए। एस्पिरेंट मतलब बहुत ज्यादा जिसके अंदर इच्छा होती है, तो एस्पिरेंट के साथ बहुत ज्यादा इच्छा की बात हो रही है, मतलब उससे बहुत ज्यादा इच्छा है कि उसे राष्ट्रपति से कोई सम्मान मिले, उसमें बहुत ज्यादा इच्छा या लालसा है कि उसे राष्ट्रपति से कोई सम्मान मिले। यह भी पढ़ा चुका हूं 2 बार, कल भी लिखाया था और शुरुआत में भी लिखाया था। एमिनेबल फिक्स्ड प्रीपोजिशन, एमिनेबल मतलब क्या बताया था? एग्रीएबल, सहमति के योग्य। हाँ, एमिनेबल मतलब सहमति के योग्य, जिसे हम एग्रीएबल कहते हैं। तो यू आर नॉट एमिनेबल टू रीजन, मतलब तुम्हारा कारण से कोई लेना देना नहीं है, मतलब तुम लॉजिकल नहीं हो। इसका हिंदी है तुम लॉजिकल नहीं हो, तर्क संगत तुम नहीं हो। नेक्स्ट, क्रेव, अभी आज ही बात हुआ है, तीसरा क्वेश्चन आ गया। क्रेव मतलब बहुत ज्यादा इच्छा या लालसा। तो और ही क्रेव्ड फॉर माई फॉरगिवनेस, मतलब उससे बहुत ज्यादा उसमें इच्छा थी कि वह मुझसे माफी, मेरा माफी की बहुत ज्यादा उसमें इच्छा थी, मतलब वो चाहता था कि मैं उसे माफ कर दूं। फॉरगिवनेस मतलब माफी। 82, आई कुड इन्फर, हाँ वेरी गुड, इन्फर फ्रॉम होती है, इन्फर फ्रॉम मतलब अनुमान लगाना। इन्फर फ्रॉम का अर्थ होता है अनुमान लगाना, कुछ चीजों को देख के अनुमान लगाना, किस कुछ साक्ष्यों के आधार पे या कुछ चीजों के आधार पे अनुमान लगाना। और टू अंडरस्टैंड, इंग्लिश में लिखा गया है टू अंडरस्टैंड विथ द, टू अंडरस्टैंड विथ द हेल्प ऑफ सम हिंट्स, मतलब अनुमान लगाना या अर्थ को समझ, कुछ हिंट से अनुमान लगाना या समझना, अनुमान लगाना या समझना, इसमें कुछ हिंट रहेगा तभी होगा। तो इन्फर फ्रॉम, इसका हिंदी आ रहा है उनके बातचीत से मैंने यह अनुमान लगाया था कि वे अपने पिता के खिलाफ कुछ बोलना चाह रहे थे। उनके बातचीत से मैंने यह अनुमान लगाया था कि वे अपने पिता के खिलाफ कुछ बोलना चाह रहे थे। अपने ही पिता के खिलाफ बोलना चाह रहा था, नालायक रहा होगा। नेक्स्ट, कल ही बात हुआ था, लीन अगेंस्ट, प्लॉट अगेंस्ट, रिबील अगेंस्ट। प्लॉट मतलब षड्यंत्र रचना, प्लॉट है तो आएगा अगेंस्ट। फाइल्ड मतलब असफल कर देना, असफल करना। लॉयल मतलब ईमानदार, राजा के खिलाफ जो षड्यंत्र था उसके राजा के मतलब ईमानदार सैनिकों ने असफल कर दिया था। राजा के खिलाफ जो षड्यंत्र था उसे राजा के विश्वासी सैनिकों ने असफल कर दिया था। प्लॉट मतलब षड्यंत्र। यह भी आ गया रिबील, प्रीवियस का ही है, रिबील अगेंस्ट। तो इसका हिंदी है सेल्डम मतलब शायद ही, अथॉरिटीज मतलब अधिकारी। तो अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह करके शायद ही कुछ मिलता है, अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह करके शायद ही कुछ फल मिलता है। पे मतलब यहां फल मिलने की बात है, रिटर्न। तो अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह करके शायद ही कुछ फल मिलता है। रिबील अगेंस्ट मतलब विद्रोह करना। नेक्स्ट, 85, I urged, दोनों होते हैं। अर्ज के साथ आप ऑन भी लिख सकते हैं, टू भी लिख सकते हैं, दोनों 100% सही है। लेकिन जब चुनने की बात होगी तो बेहतर है ऑन का प्रयोग करिए, दूसरा टू होता है। अर्ज मतलब हाँ, मतलब किसी चीज को जोर दे के बोलना, समझाना, बात करना। जैसे नहीं नेताजी लोग बोलते हैं, भाइयों और बहनों हमें अपने देश की सेवा जरूर करनी चाहिए। वो क्या कर रहे हैं वहां पे? अर्ज। अर्ज मतलब जोर डाल के अपनी बातों को कहना, या बहुत ज्यादा निवेदन करना भी होता है। अर्ज का हिंदी लिख लीजिए, जोर डालकर अपनी बातों को कहना।
अर्ज का हिंदी है जोर डालकर अपनी बातों को कहना, जोर डालकर अपनी बातों को कहना, जोर डालकर अपनी बातों को कहना, या बहुत निवेदन करना, या लिख सकते हैं बहुत निवेदन करना। अर्ज का सिनोनिम जानते क्या होता है? इंसिस्ट। अर्ज तो 2 ही 4 बार क्वेश्चन में आया, बट इंसिस्ट से 10-15 क्वेश्चन आ चुके हैं। इंसिस्ट, इंसिस्ट का भी बता ही देता हूं। अर्ज के मतलब इंसिस्ट भी होता है, इंसिस्ट का भी फॉर्मूला लिख लीजिए, बहुत हेल्प करेगा। इंसिस्ट मतलब बार बार आग्रह करना, इंसिस्ट मतलब आग्रह करना। इंसिस्ट के साथ देखिए ऑन हो सकता है, अपॉन, लेकिन ये तभी है कि जब आगे कुछ ऐसा लिखा होगा V1 प्लस ING। इंसिस्ट ये भी होता है, और एक और होता है इंसिस्ट, ये भी आता रहेगा। इंसिस्ट के ठीक बाद अगर व्यक्ति है तो कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है। इंसिस्ट मतलब निवेदन करना, जोर डाल के कहना, बार बार कहना। तो इंसिस्ट के बाद अगर ING लिखा है क्रिया की, तो ऑन या अपॉन, कोई क्रिया ही नहीं है, कोई व्यक्ति मौजूद है तो कोई प्रीपोजिशन नहीं। जैसे देख लीजिए, एग्जांपल भी दे देता हूं। एक एग्जांपल रहा है, he insisted us। दूसरा, he insisted going there। इंसिस्ट मतलब बार बार आग्रह करना, बार बार जोर डाल के बोलना। तो पहला में अस व्यक्ति है तो कोई प्रीपोजिशन नहीं आया, दूसरा में ING है, तो ये गलत हो गया ना। यहां पे क्या होना चाहिए? यहां पे आपको या तो ऑन लिखना चाहिए या फिर अपॉन लिखना चाहिए। अब सही हो जाएगा, he insisted on या he insisted upon going there। क्योंकि एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इंसिस्ट लिख देगा फिर ING लिख देगा, नहीं उसके साथ प्रीपोजिशन में तब ऑन या अपॉन आए। कुछ प्रीपोजिशन तभी नहीं आएगी जब उसके ठीक बाद व्यक्ति का प्रयोग हो। तो पहला सही था, दूसरा में ऑन या अपॉन लिखना था। और इंसिस्ट का ही फैमिली में होता है अर्ज। लिख लीजिए। नेक्स्ट तो इसमें था, देख लीजिए, आई अर्ज। अब सही तो दोनों होते, ऑन भी है और टू भी है, लेकिन जब चुनाव की बात होगी तो ऑन में, अगर ऑन नहीं रहेगा तो टू का प्रयोग करिए, अगर ऑन ना रहे तो टू लिखिएगा, बट दोनों ऑप्शन में है तो ऑन चलेगा। 86 इट ऑकर्ड। अच्छा, इसमें 85 का हिंदी था, मैंने अपने लड़कों से जोर डाल के कहा कि तुम जो है कठोर परिश्रम का महत्व को समझो। मैंने अपने लड़कों से जोर डाल के कहा था कि तुम कठोर परिश्रम के महत्व को समझो। नेक्स्ट, इट ऑकर्ड डैश मी दैट आई हैड ऑलरेडी पेड द टैक्स। बताइए भाई क्या होगा? इसमें कोई ग्रामर नहीं है, ये एक फ्रेजल वर्ब है, लिख लीजिए। वर्ड होता है ऑकर टू। अब उसमें ऑकर में ईडी जोड़ सकते हैं, ऑकरिंग लिख सकते हैं, टेंस बदल सकते हैं इस क्रिया का, लेकिन वर्ड होता है ऑकर टू। ऑकर के साथ प्रीपोजिशन आती है टू, जिसका हिंदी होता है अचानक, अचानक याद आना। ऑकर टू का हिंदी होता है अचानक याद आना, टू रिमेंबर सडनली। इंग्लिश में लिख देता हूं, टू रिमेंबर सडनली। टू का हिंदी होता है टू रिमेंबर सडनली, मतलब अचानक याद आना। तो अचानक मुझे याद आया कि मैंने तो टैक्स भर दिया है, टैक्स जमा कर दिया है। तो अचानक मुझे याद आया कि मैंने तो पहले ही टैक्स दे दिया है या भर दिया है। तो ऑकर टू।
रिमेंबर सडनली। नेक्स्ट लिखिए, लिख रहे हैं, लिखिए। नेक्स्ट, हिज क्राइम प्रेड, नहीं, इसका अर्थ ये होगा प्रे अपॉन, प्रे अपॉन। इसका इंग्लिश बताएगा टू चेज फॉर अ लॉन्ग टाइम। पहले इंग्लिश लिख लीजिए, फिर हिंदी अच्छे से लिखिए, हिंदी थोड़ा अलग है। टू चेज फॉर अ लॉन्ग टाइम, प्रे अपॉन। टू चेज फॉर अ लॉन्ग टाइम मतलब हिंदी लिख लीजिए, पहले की कोई घटना, पहले की कोई घटना, पहले की कोई घटना जब किसी व्यक्ति को लंबे समय तक परेशान करे। पहले की कोई घटना जब किसी व्यक्ति को, पहले की कोई घटना जब किसी व्यक्ति को लंबे समय तक परेशान करे। पहले की कोई घटना जब किसी व्यक्ति को लंबे समय तक परेशान करे। नहीं जैसे कि पहले कुछ हो गया, वो अभी तक याद आता है और हमें डिस्टर्ब करता है। जो क्लास 7th में काश कि मैंने मैथ ठीक से एग्जाम दे दिया होता, वो जो तकलीफ रह जाती है जिसे हम बदल नहीं सकते। जैसे कि मोदी जी के लिए पहले लिखते थे, 2014 से पहले न्यूज़पेपर में कांग्रेसी लिखवाते थे, गुजरात राइट्स, गुजरात राइट्स या गोधरा राइट्स स्टिल प्रेज अपॉन मोदी जी। मतलब गोधरा के जो दंगे हैं अभी भी मोदी जी का परेशान कर रहे हैं या पीछा कर रहे हैं। तो जब कोई पहले की घटना जब आपको परेशान करे या पीछा करे तो प्रे अपॉन। तो इसका हिंदी 87 का, उसके जुर्म अभी तक उसे परेशान कर रहे हैं, उसके जुर्म अभी तक उसे परेशान कर रहे हैं। चलिए बताइए, 88 आज ही बात हुआ है। किसी व्यक्ति की बात होगी तब तो विधि होगा, क्योंकि डील इन तो व्यापार के लिए होता है, तो व्यक्ति के लिए तो होता ही नहीं है। तो पहला में तो जाएगा विथ, और वहां किताबों का व्यापार होगा, यहां पे जाना है इन। तो पहला विथ, दूसरा इन। मर्चेंट मतलब व्यापारी, मर्चेंट मतलब व्यापारी। तो मैं उस व्यापारी से व्यापार करता हूं, मैं उस व्यापारी के साथ डील करता हूं, मैनेज करता हूं जो किताबों का व्यापार करता है। किसी व्यक्ति से डील कर रहे हैं तो विथ, किसी चीज का मतलब करेंगे तो इन। नेक्स्ट, A spendthrift is devoid। हाँ, ये तो फिक्स प्रीपोजिशन है, लिख लीजिए, डिवॉइड ऑफ। डिवॉइड ऑफ का हिंदी होता है कमी होना या वंचित होना, कमी होना या वंचित होना। डिवॉइड ऑफ का हिंदी है कमी होना या वंचित होना, कमी होना या वंचित होना। शॉर्टेज, इंग्लिश में तो सिर्फ शॉर्टेज बता दिया जाता है, लिखा जाता है, लेकिन हिंदी में दोनों होते हैं, कमी होना या वंचित होना। जैसे नहीं कहते हैं कि द पुअर आर डिवाइड ऑफ बेसिक फैसिलिटीज, तो जो गरीब लोग होते हैं वो मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित होते हैं। तो डिवाइड ऑफ। स्पेंडथ्रिफ्ट मतलब खर्चीला व्यक्ति, जो बहुत खर्च करता है। स्पेंडथ्रिफ्ट का हिंदी होता है खर्चीला व्यक्ति, जो बहुत खर्च करता है, एक्स्ट्रा वैगेंट जो होता है। स्पेंडथ्रिफ्ट का अर्थ होता है खर्चीला व्यक्ति। तो इसका हिंदी है कि एक खर्चीले व्यक्ति में, फोरसाइट का हिंदी होता है दूरदर्शिता। एक खर्चीले व्यक्ति में दूरदर्शिता की कमी होती है और वह प्रायः कर्ज में डूब जाता है। एक खर्चीले व्यक्ति में दूरदर्शिता की कमी होती है और वह प्रायः कर्ज में डूब जाता है। तो डिवाइड के लिए तो आप फिक्स्ड है। और दूसरा
वेरी गुड, टू गलत है, ये तो फ्रेज होता है। रन इनटू डेट, ये तीनों एक ही शब्द है, फ्रेज। रन इनटू डेट लिख लीजिए, इसका हिंदी कर्ज में डूब जाना। रन इनटू डेट का हिंदी है कर्ज में डूब जाना। रन इनटू डेट मतलब कर्ज में डूब जाना। रन इनटू डेट, कर्ज में डूब जाना। तो एक खर्चीले व्यक्ति में दूरदर्शिता की कमी होती है और वह प्रायः कर्ज में डूब जाता है। तो पहला ऑफ, दूसरा इनटू, बी। 89 का आंसर बी है। फोरसाइट मतलब दूरदर्शिता। नेक्स्ट 90। इतना तो पता है कि दूसरा इनटू होगा क्योंकि रन इनटू डेट होता है, तो इनटू, अच्छा दो में इनटू, बाप रे। बताइए भाई। माता सीता जब वन में थी तो लक्ष्मण जी ने एक लक्ष्मण रेखा खींची थी और उस लक्ष्मण रेखा के लिए उन्होंने उनसे कहा, मां प्लीज डू नॉट गो बियॉन्ड दिस रेखा, बियॉन्ड दिस लाइन। मां प्लीज डू नॉट गो बियॉन्ड दिस लाइन, बताइए मां इस लाइन से परे ना जाएं। तो अगर आप अपने आय के साधनों से परे खर्च करेंगे तो जल्द ही आप कर्ज में डूब जाएंगे। तो आय के साधन मतलब क्या, लक्ष्मण रेखा है, उसके परे उस पार गए तब तो फिर वही होगा, फांसी लगाना होगा, जो आजकल का लाइफ स्टाइल में हो गया है। खर्च बढ़ गए हैं, इनकम है 10,000 तो एक्सपेंडिचर है 12 या 13,000, मतलब वो कर्ज लेके करेगा क्योंकि उसे बर्गर भी खाना है और पिज्जा भी खाना है, चाउमीन भी चाहिए, शाम को गोलगप्पा भी चाहिए, चाट भी खाना रहता है। अरे भाई गोलगप्पा और चाउमीन खाओगे तो 2-4 साल बाद दिखने भी वैसे ही लगोगे। रोटी सब्जी दाल भात जो अपना खाना है घर का वो खाइए, तब ना 15 घंटा मेहनत भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं तो चाउमीन खा के 15 घंटा मेहनत करके देख लीजिए, पता चल जाएगा। 3-4 दिन बाद चाउमीन जैसे बासी चाउमीन जैसा ही हालत हो जाएगी। जो अपना देसी खाना है, रोटी सब्जी चावल दाल, यही सबसे अच्छा है। कलकत्ता में जितने भी मजदूर है, मोटिया मजदूर, 6-6 तला बिल्डिंग है, लेकिन वो पुराने बिल्डिंग है तो उसमें सीढ़ी ना एकदम पतला पतला है, उसमें 100 केजी का बोझा लेके वो जो मोटिया मजदूर जो चढ़ते हैं ना, उसमें से 80% बिहारी रहता है और 20% नेपाली रहते हैं। वो 100 केजी ऐसे पीठ पे रख के वो 6 तला बिल्डिंग पे वो चढ़ता है। उस बिल्डिंग में जाने का और कोई साधन नहीं है, इतना कंजस्टेड है। और वो जो मोटिया मजदूर होता है ना, वो बिहारी, वो सुबह 7 बजे तक रहता भी है रोड पे ही। सभी जितने मजदूर है वो 30 से 40 हजार रुपए महीना का कमाता है, गंजी और हाफ पैंट में पूरा जीवन निकाल देता है। क्या करता है, दिन भर यही मेहनत किया, होटल में खाना खाया, क्योंकि कलकत्ता में होटल में खाना बहुत सस्ता और अच्छा मिलता है, सबसे बढ़िया मिलता है, जैसे घर जैसा मिलता है वैसा शुद्ध मिलेगा और सस्ता। मतलब अभी भी 25 रुपया में अच्छा खाना खा लेंगे आप, 30 रुपया में तो एक पीस मछली भी मिल जाता है, अभी भी कह रहा हूं। तो सोचिए वो जो आदमी होते हैं ना, वो दिन भर ऐसे ही काम करते हैं और रात को ना फुटपाथ पे साइड में बिछा के, मतलब हजारों मोटिया मजदूर आपको सोए हुए दिखेंगे। फिर वो सुबह उठेंगे, सुलभ शौचालय रहता है सभी जगह, वहां चले जाएंगे नहाने के लिए ना। वहां पे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने रोड किनारे ही पूरा गंगा नदी से डायरेक्ट पानी, मतलब जो पाइप लगवा के रोड पे सब जगह लगवा दिया है। उसमें कोई नल में वो नहीं, बंद करने वाला नहीं है, वो इतना मोटा, उसमें से नल से पानी निकलता है, डायरेक्ट गंगा जी का पानी जैसे होता है। वो सारे मोटिया मजदूर उसी रोड पे सुबह 5-6 बजे तक, 6:30 तक नहा के, और वहीं पे फुटपाथ के यहाँ बना के स्टोव रखा हुआ सब अपना अपना ग्रुप वाला, अब भात दाल चोखा इतना खा के, और वो 100 केजी के सामान को दिन भर में 20 बार चारता उतरता है। तो भात दाल चोखा का ताकत है ना, नहीं तो आप चाउमीन खा के 100 किलो लेके तुम एक तल्ला चढ़ के दिखाओ, खत्म हो जाएगा, उसी के नीचे दब के मर जाएगा। तो इसीलिए ओरिजिनल जो देसी खाना है वही ओरिजिनल है। चलिए 91, ही केप्ट, ये तो सभी कीप ऑन, केप्ट ऑन मतलब, कीप ऑन मतलब कंटिन्यू, हाँ टू कंटिन्यू, जारी रखना,
लिख लीजिए कीप ऑन, कीप ऑन मतलब टू कंटिन्यू, जारी रखना। और दूसरा तो इतनी बढ़ा चुका है कि आदमी परेशान रहता है। सबसे ज्यादा ये मतलब दिखेगा आपको प्रीवियस ईयर में, अब कम आते हैं क्योंकि अब तो सब जान चुका है। और दूसरा वर्ड है गिव अप। गिव अप मतलब छोड़ देना, टू लीव, त्याग देना या छोड़ देना। तो कीप ऑन मतलब जारी रखना और गिव अप मतलब छोड़ देना। तो उसने मुझे यह कहना जारी रखा कि मैं धूम्रपान को छोड़ दो या त्याग दो। तो पहला ऑन, दूसरा अप। ये रहा ए। कीप का सेकेंड फॉर्म है केप्ट, टेंस बदल सकते हैं उसका। 92 आज ही पढ़ा है, फॉर्मूला भी लिखवाया है। एक सब्जेक्ट होगा, फिर बी की कोई भी एक फॉर्म होगी, फिर नेचुरल, बिकॉज, ब्रूट कुछ भी आ जाए और उसके बाद एक व्यक्ति दिख जाए तो प्रीपोजिशन ऑफ। आज ही तो फॉर्मूला लिखा है। तो इट वॉज बिकॉज ऑफ यू दैट, पहला तो ऑफ होगा ही। क्या होगा दूसरा? हाँ, यहां पे थ्रू, एक थ्रू अकेला भी अर्थ होता है। थ्रू का अकेला भी अर्थ होता है कंप्लीट होने के सेंस में हो सकता है, पूरा होने के लिए भी थ्रू का प्रयोग किया जा सकता है। तो इसका इंदे कि यह तुम थे, यह तुम थे जिसके कारण उसका प्रॉब्लम, उसका जो प्लान है वो पूरा हो गया था। या तुम थे जिसके कारण उसका प्लान पूरा हो गया था। तो पहला ऑफ, दूसरा थ्रू। ये रहा, या तुम थे जिसके कारण वो सक्षम हुआ था अपने प्लान को पूरा करने में। नेक्स्ट 92 he shook me। क्या होगा भाई? एक नॉर्मल नोट में लिख दीजिए, जब शरीर के अंगों का प्रयोग करते हैं तो सामान्यतः प्रीपोजिशन विथ आती है। जब शरीर के अंगों का प्रयोग करते हैं तो सामान्यतः प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग करते हैं। जब शरीर के अंगों का प्रयोग हो तो सामान्यतः प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग करते हैं। जब शरीर के अंगों का प्रयोग हो तो सामान्यतः प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग करते हैं। जब शरीर के अंगों का प्रयोग हो तो सामान्यतः प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग करते हैं। तो देख लीजिए, यहां शरीर की बात है ना, हैंड है, शुक मतलब हिलाने के लिए होता है, मतलब उसने मेरे हाथ को हिलाया और मुझे कोट को पहनने में मदद की थी। और जैसे नहीं शोरूम वोरूम में जाते हैं कोट वोट खरीदेंगे, तो कोट खरीदते हैं तो कोट तो खुद से पहनने में थोड़ा सा दिक्कत आती है। यहाँ का जो हैंड होता है ना, वो उसके अंदर लगा रहता है कुछ, तो वो टूटने का डर रहता है। तो वो जो शोरूम के जो स्टाफ होते हैं, आप ऐसे करेंगे वो पीछे से आपको कोट पहना देते हैं, तो वो ऑन। और पहनने के लिए हम सामान्यतः प्रीपोजिशन ऑन लिखते हैं। कहते हैं पुट ऑन योर शूज, पुट ऑन योर शूज मतलब जूता पहनिए। तो पहनने के लिए सामान्यतः ऑन लिखते हैं। तो उसने मेरे को हिलाया था और मुझे कोट को पहनने में मदद की थी। तो पहला तो विथ होगा, दूसरा ऑन। क्योंकि शरीर के अंगों का प्रयोग करते हैं तो सामान्यतः विथ आती है। और अगर कोई चीज का प्रयोग करते हैं, जैसे किसी ने उस बॉटल नहीं होता है, जैसे थम्सअप का बॉटल है, उसे दांत से खोलता है, तो वो शरीर के अंगों का प्रयोग किया तो विथ। कोई उसे खोलने वाला जो ओपनर होता है उससे किया तो बाई होगा। हाँ, किसी ने सांप को पैर से कुचल के मारा तो वो विथ है। किसी ने सांप को डंडे से मारा तो वो बाई है। मतलब शरीर के अंगों का प्रयोग करेंगे तो विथ, किसी चीज का प्रयोग करके करेंगे तो बाई। नहीं, तो इंस्ट्रूमेंट के लिए तो वहां पे तो तीन चीजें नहीं, एक शरीर के अंगों के लिए रूल है, डंडा की बात है, लेकिन वहां पर शरीर के अंगों के लिए रूल है। अगर शरीर के अंगों का डायरेक्ट प्रयोग करते हैं तो विथ करिए, और किसी चीज का प्रयोग करते हैं तो वहां पे बाई।
अब ये नहीं कहेंगे कि सर डंडा में भी तो शरीर के अंगों का प्रयोग हो रहा है, नहीं नहीं, क्या हाथ से ऐसे पीट के मार रहे हैं? तो वहां पे वो थ्रो था, ही बेट हिम विथ, भाला तो अगर फेंक के मारेंगे तो क्या होगा, बाई, और भाला से वहीं भी मारते हैं तो विथ होती है, तो वहां पे दो तरह के होंगे ना। अब डंडा फेंक के किसी सांप को मारेंगे, मर जाएगा, संभव है? नहीं होता है। अब मूवी की बात ना करें, साउथ में पता 2 किलोमीटर दूर से मारेगा तो मर जाता है, साउथ के मूवी में हो सकता है। नॉर्मल लाइफ की बात करेंगे तो साउथ में तो हीरो ऐसे विलन को मारता है तो जो गुंडा है जो उड़ के जाके ऑटो पे गिरता है, ऑटो भी फूटता है और उड़ जाता है, स्कॉर्पियो पीछे हट जाता है। मैं देख के टेंशन में आ जाता हूं। हम लोग मारेंगे तो पहले तो 2 दिन तक मतलब जो लेके बैठे रहो, आज जिसको मारेंगे वो हिलेगा भी नहीं। नॉर्मल लाइफ में यही सच्चाई है, वो दिखा दिखा के नौजवानों को पागल कर दिया है। गेंडा जैसा बदसूरत हीरो रहेगा, हम लोग से भी गंदा लगता है, पिताजी दादाजी की उम्र का हीरो सब है, उड़ता रहता है, पाकिस्तान में जाके पूरा पाकिस्तान खत्म कर देता है। नॉर्मल लाइफ में जैसे ही रजनीकांत है, उसको देख लोगों को तो घिना आता है, हमारे दादाजी की उम्र का है वो, लेकिन देखिए अभी भी कितना अच्छा फिल्म बनाता है। नहीं है रजनीकांत को ओरिजिनल में देखे है ना, कैसा दिखता है? अब फिल्म में अजीब ही दिखता है, पता नहीं उसको क्या पहना देते हैं कि वो अजीब दिखने लगता है। चलिए भाई, नहीं, हाँ, इज टेरेबली एब्सॉर्ब, एब्सॉर्ब के साथ फिक्स प्रीपोजिशन इन आती है, ध्यान रखिएगा। एब्सॉर्ब इन अर्थ क्या होता है? एब्सॉर्ब इन ध्यान मग्न होना, ध्यान मग्न होना, मतलब एकदम ध्यान में है, मतलब पूरी तरह से कंसंट्रेटेड है। एब्सॉर्ब इन का हिंदी होता है ध्यान मग्न होना। He is terribly absorbed in his work। पहला तो इन हो गया, चलिए तो इन एक ही 2 में है, अरे बाप, एक में इन भी यहां भी है वहां भी है, तो पहला तो इन फिक्स है कि एब्सॉर्ब के साथ तो फिक्स होता है तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा कभी भी। दूसरा, या तो ऑन या तो विथ, क्या होगा? ऑन ही होगा, विथ मतलब तो साथ हो जाएगा। तो अगर विथ लिखेंगे तो मतलब है कि उसने बैक्टीरिया को अपने ऊपर पूरा डाल लिया और उसी के साथ कार्य कर रहा है। तो कोई नहीं, बैक्टीरिया एक मुद्दा है और किसी मुद्दे पे कोई कार्य होती है तो ऑन आती है। इज टेरिबली एब्सॉर्ब्ड इन हिज वर्क ऑन बैक्टीरिया, ये आंसर है। मतलब वो बहुत ज्यादा ध्यान मग्न है अपने बैक्टीरिया पे जो कार्य है उसको लेकर। नेक्स्ट, यू विल एक्सेप्ट नो कंप्रोमाइज। कंप्रोमाइज विथ समवन होता है, कंप्रोमाइज प्लस विथ प्लस पर्सन, माना किसी व्यक्ति से सुलह, किसी व्यक्ति से सुलह, तो वह अपने दुश्मन से सुलह नहीं करेगा किसी भी शर्त पे। हाँ, एट एनी टर्म्स, एक वर्ड ही होता है एट एनी टर्म्स, किसी भी शर्त पर नहीं। तो वह अपने दुश्मन से सुलह नहीं करेगा किसी भी शर्त पर नहीं। देखिए 2 शब्द होते हैं, एट एनी टर्म्स भी होता है, कभी कभी ये नहीं देता है तो एक और होता है ऑन नो कंडीशन या कॉस्ट, जो भी बोलिए, नहीं कॉस्ट लिखेंगे तो एट आ जाएगा, एट नो कॉस्ट, ऑन नो कंडीशन, किसी भी शर्त पर नहीं, उसका अर्थ है। तो वह अपने दुश्मन से सुलह नहीं करेगा किसी भी शर्त पर नहीं, क्योंकि नो लिख दिया मतलब वहां नहीं है, तो ही विल एक्सेप्ट नो कॉम्प्रोमाइज विथ, तो विथ ये रहा, पहला ही है। एट एनी टर्म्स तो एक वर्ड ही होता है। $95 बताइए भाई, आज का तीसरा क्वेश्चन है ये, 95 नंबर जो इतना पार्ट है, पहला पार्ट में तीसरा क्वेश्चन है, क्योंकि लिखा था सब्जेक्ट आएगी, बी की कोई भी एक फॉर्म आ गया, उसके बाद नेचुरल, उसके बाद नेचुरल, ब्रूट, ब्रूटल, ये सब बिकॉज आ गए, तो उसके बाद हम प्रीपोजिशन ऑफ लिखेंगे यदि कोई व्यक्ति मौजूद हो। तो पहला तो ऑफ होगा,
अच्छा एक ही में तो पहला ऑफ है, तो अब क्या सोचना। ये कभी कभी लकी होता है आदमी, जो एक ही है वो होगा और वो रहता है और दूसरा बाकी रहता नहीं कहीं। तो इसका हिंदी सुनिए, इसका हिंदी है कि चाहे की प्रशंसा में, चाहे तुम उसकी प्रशंसा में कुछ भी कहो, वह अंदर से बहुत ही निर्दयी है। इस सेंटेंस का हिंदी है कि तुम उसकी प्रशंसा में कुछ भी कहो, वह अंदर बहुत ही निर्दयी है। और का एक अर्थ चाहे भी होता है। For all that you may say in his praise, praise मतलब प्रशंसा। तो चाहे तुम उसकी प्रशंसा में कुछ भी कहो, वह अंदर से एक निर्दयी इंसान है। नेक्स्ट, He is promised to stand। ये दोबारा रिपीट हुआ है क्या? नहीं नहीं, वहां पे सिर्फ बाई था लिखा हुआ क्वेश्चन में, बस एक ब्लैंक था थ्रू, यहां पे दोनों आ गया। तो दूसरा में तो थ्रू पक्का है कि होगा, एक ही दिख रहा है, इसमें कोई ऑप्शन की बात ही नहीं होगी। वैसे बेहतर क्या होता है, पहला पार्ट में बाई ज्यादा अच्छा था, लेकिन अब एग्जाम में आया हुआ है, देखिए आपका बिसाइड, मतलब उसने मुझसे वादा किया था कि वो मेरा साथ देगा अच्छी और बुरी परिस्थितियों में, मतलब हर परिस्थिति में। उसने मुझसे वादा किया था कि वो मेरा साथ देगा हर परिस्थिति में। ट्रूथ ही के अंतिम मतलब हर परिस्थिति में। नेक्स्ट, कंसिस्ट के साथ तो ऑफ आती है, कंसिस्ट ऑफ। और दूसरा प्रीपोजिशन का पहला क्लास में जो फिगर बनाया था, नाउ वाटर इज फॉलिंग डैश टैंक टू। जब नॉर्मल नीचे गिर रहा था तो फॉल डाउन हुआ था, और किसी चीज में जाने की बात थी, कोई उद्देश्य ऑब्जेक्ट वहां मौजूद था, तो टुवर्ड्स आया था। तो इसमें यही है, जैसे कि वहां पे हॉल है और सभी रूम का गेट जो है हॉल की तरफ ही खुलता है, तो हॉल एक ऑब्जेक्ट है, उसी के तरफ जाने की बात है, तो वहां पे टुवर्ड्स आएगी। तो पहला तो ऑफ, दूसरा टुवर्ड्स। मतलब इस मकान में 5 रूम है और 5 रूम जो है हॉल की तरफ जाते हैं या खुलते हैं। इस मकान में 5 रूम है और उनमें से सभी हॉल की तरफ खुलते हैं या जाते हैं। लीड मतलब जाना भी होता है, खुलना भी होता है, बहुत सारा चीज होता है, नेतृत्व करना भी होता है। कंसिस्ट ऑफ मतलब शामिल, इंक्लूडेड, कंप्राइज। देखिए हमने लिखा था ना कि कंप्राइज के साथ एक्टिव वॉइस में कोई प्रीपोजिशन नहीं आती है। क्यों जानते हैं? क्योंकि कंप्राइज का अर्थ ही होता है कंसिस्ट ऑफ। तो या तो कंप्राइज लिखे या तो कंसिस्ट ऑफ। हाँ, कंप्राइज के साथ कब आएगी ऑफ? जब वो पैसिव वॉइस में होगा, जो हमने लिख चुके हैं। कंप्राइज अगर एक्टिव में है तो कभी कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी, पैसिव में है तो ऑफ जरूर आएगी, जो आपने रूल में पढ़ा भी था। शामिल होना, सम्मिलित होना, इंक्लूडेड, कंसिस्ट, कंप्राइज, सबका हिंदी होता है शामिल होना या सम्मिलित होना। नेक्स्ट, 98, द बॉय इज अप्रेंटिस्ड। दूसरा आपको पढ़ा चुका हूं, इनटू में ही लिखवा दिया था। इनटू का जो अंतिम रूल था कि इंटर के साथ इनटू नहीं आती है कुछ शब्दों को छोड़कर, उसमें अंतिम एग्जाम्पल था एंट्री डैश दिस हॉल इज डैश टिकट, था ना वही। तो उसमें लिखा था बाय टिकट, बाय पोस्ट, बाय चेक, बाय ट्रेड, बाय प्रोफेशन, बाय सी, बाय एयर, बाय वाटर, बाय मैसेंजर, बाय मनी ऑर्डर, सब में था। तो बाय ट्रेड होगा, तो दूसरा तो बाय होगा ही। अच्छा, तो यही तो दिख रहा है। अरे देखिए लिख ही देता हूं, पहला भी लिख लीजिए। अप्रेंटिस +2 प्लस पर्सन होता है, लिख लीजिए, फिर इसका हिंदी लिख लीजिएगा। अप्रेंटिस +2 प्लस पर्सन। इसका हिंदी होता है किसी व्यक्ति के अंदर ट्रेनिंग करना, किसी व्यक्ति के अंदर ट्रेनिंग करना, किसी व्यक्ति के अंदर ट्रेनिंग करना, किसी व्यक्ति के अंदर ट्रेनिंग करना। रेलवे में नहीं होता अप्रेंटिस जो करते हैं, रेलवे का अप्रेंटिस बहुत अच्छा होता है।
क्योंकि उसमें एक चीज पक्का है कि नौकरी मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा ये दुख है कि ये नहीं पता रहता। 15 साल बाद भी, 20 साल बाद भी मिल सकता है नंबर जब आता है। क्योंकि एक हमारे मतलब रिलेशन में थे, उनका उम्र हो गया था 40 साल, शादी होती हो गई, बच्चे भी बड़े हो रहे थे, बहुत गरीबी में मतलब गुजर रहा था, निकम्मे भी बहुत थे, पर जीवन में उन्होंने एक ही अच्छा काम किया था कि रेलवे का अप्रेंटिस अपने जमाने में किया हुआ था। तो अचानक एक दिन उनके घर पे लेटर आया ज्वाइनिंग का, क्योंकि उनका नंबर आ गया था। 40 साल में उनका जीवन सही पटरी पे आया, और आज के डेट में वो अमीर है अपने इलाके के, क्योंकि उनका वही पोस्टिंग हुआ जो सबसे पैसे वाला डिपार्टमेंट था। अब वो इतना ईमानदार थे कि तुरंत एक ही साल में रेलवे को हाँ, आईटीआई किया होना चाहिए, तभी तो अप्रेंटिस होगा। आईटीआई तो मतलब ये सब तो मजाक हो गया है। डायरेक्ट डिग्री ही खरीद लो ना, बीएड, आईटीआई, एमबीए, ये सब तो अभी सब का सबसे मतलब रद्दी चीजें हैं। डायरेक्ट आप डिग्री खरीद सकते हो, पूरा दुनिया खरीद रहा है। हरियाणा में मैं तो पढ़ाता था ना, हरियाणा में 2-3 जगह पढ़ाया। हरियाणा में ऐसे ऐसे गांव थे कि पूरा गांव ही बीएड है। हाँ, बीएड, पूरा गांव बीएड है, बड़े से बूढ़े तक सब बीएड है। क्यों? पूरा गांव वाला एक ही साथ जाके 50,000 में हो रहा है, पूरा गांव 50,000 देके पूरा बीएड का डिग्री ले लिया। अब पूरा जब पढ़ने आता था ना, तो पूरा गांव आता था पढ़ने। अब उसमें महिलाएं जो होती थी ना, वो बहुत ही खतरनाक, क्योंकि उन्हें पढ़ाना मतलब दुनिया का सबसे बड़ा टेंशन होता था। क्योंकि उनसे पूछ दो ना कैट का अर्थ बताइए तो ना रोने लगेंगी, क्योंकि उन्हें नहीं आता है। क्योंकि वो हमेशा चूल्हा में रही, मतलब घर का काम की, बट घर वालों ने कहा कि चलो बीएड हो रहा है, पैसा ले ले, तुम भी बीएड कर लो। वहां सब आते थे क्लास करने के लिए, ऑडी से आते थे, ऑडी से, कोई मर्सिडीज से आ रहा है, कोई जगुआर से आ रहा है। तो हम बोले जी इतना पैसा है तो तुम लोग जॉब कितनी कार्य कर रहा है? बोला कि सर हमारे यहाँ ना आप कितने भी पैसे वाले हो, आप सब पैसे वाले हैं, बस अगर आपका ग्रुप डी का भी नौकरी लग जाएगा तो आपको इज्जत मिलेगा समाज में। तो हम बोले हमें ऐसा तो इज्जत नहीं चाहिए, हम बिहारियों को, हमें बस वो ऑडी ओडी दे दो। मतलब उनके पास इतने जमीन थे, और वो सब एनसीआर में आता है, नेशनल कैपिटल रीजन में उन सब का आ गया, सोनीपत उनीपत। तो उन समय जो उनका जो जमीन था, जो 1 लाख रुपए भी इकट्ठा कोई नहीं पूछता था। जैसे ही वो एनसीआर में आया, मतलब दिल्ली का पार्ट हुआ नेशनल कैपिटल रीजन में, तो वो 1 लाख रुपए कट्टा वाला जमीन अब 2 करोड़ रुपए कट्टा, 3 करोड़ रुपए कट्टा बिक रहा है। और एक एक के पास 200-200 कट्टा, 500-500 कट्टा है। मतलब समझ रहे हैं? मतलब ना मजाक मजाक में जाता है, ऑडी लेके आ जाता है, ऐसा है वहां का। मतलब मैंने परसों ही देखा, तो बोला जी भाई तुम लोग क्या करने आते हो? तो बोला सर एक गरीब आया, तो बोला जी सर मेरा तो जमीन भी कम है। तो बोला कितने का जमीन होगा? तो बोला सब बेच देंगे जमीन घर छोड़ के तो 70 करोड़ का होगा। तो मैं बोला कि हमारे यहाँ तो जो अमीर है उसका 70 करोड़ नहीं है जमीन। तो बोला ऐसा भगवान करे कि हम सारे बिहार वैसे ही गरीब हो जाए। तो वो सबसे सस्ता वाला गाड़ी से आता था। कौन सा? ये क्रेटा जो था, क्रेटा तो ऐसे 5-6 साल पहले आया था ना, तो उस समय नया नया क्रेटा आया था। तो वो बेचारा गरीब था तो क्रेटा से आता था। हाँ इतना वो गरीब थे। मैं बोला भाई तुम लोग 2-4 कट्ठे का जमीन का छींटा हम लोग पे कहीं नहीं मार देते हो। मतलब ऐसे रियल में सब में यूनिटी। हरियाणा के साइड के आदमियों में एक चीज अच्छा है, वो दिमाग से थोड़ा सा स्लो है, दिल के अच्छे हैं, लेकिन यूनिटी बहुत ज्यादा, जो हम बिहारियों में बिल्कुल भी बहुत रेयर पाया जाता है। हम में अगर हमारा कोई भाई मार खा रहा है ना रोड पे, तो हम भी जाकर 2 लाख दे ही देंगे, अपना बदला निकालेंगे। और वहां पे कुछ नहीं, पूरा का पूरा गांव एक जैसा है। जैसे कि एक शिक्षक को किसी बच्चे ने बदतमीजी कर दी थी, दिल्ली का था वो, बहुत ही बदमाश था, वो लोग गुंडे थे दिल्ली के। तो वो पढ़ने आ रहा तो बस मजाक करे, तो टीचर को ना छिड़खानी कर दी। तो वो शिक्षक थोड़ा सा परेशान होके बैच में गए, तो हरियाणा के स्टूडेंट थे, हमारे वो मित्र थे वो शिक्षक। तो पूछा तो उस शिक्षक के आंख में आंसू आ गए। अब वो स्टूडेंट बोला गुरुजी किसने किया? वो लोग गुरुजी ही बोलते हैं, सर मैडम ये सब कुछ गुरुजी। तो बोले जो क्या हो गया? तो सर बोले जी एक बच्चे ने परेशान कर दिया, दिल्ली का गुंडा है, वो पूरा इलाका का है। तो बोला गुरुजी आप टेंशन नहीं लीजिए। एक फोन किया, पूरा गांव ट्रैक्टर से आ गया। मतलब 30-35 ट्रैक्टर मुखर्जी नगर में लगा है। हम लोग नीचे देखे ये ट्रैक्टर क्यों आया हुआ है? यही नहीं कि वही सब बैल है, सिर्फ वो जो 70 साल के भी तो वो भी आए हुए थे सभी। हम बोला पूरा गांव ही एक जैसा कैटेगरी है, सबका ऊपर वाला खाली है। लेकिन दिल कितना अच्छा, देखिए एक बार
शिक्षक को दिक्कत हुई, पूरा का पूरा गांव आ गए। अब मतलब सोचे 400-500 आदमी आके कहीं खड़ा हो जाए तो आतंक नहीं मच जाएगा। पूरा पुलिस उलिस सब आ गई, तो पता चला जो क्या, तो वो लड़के को मतलब जो है सभी पकड़ के उससे माफी मंगवाने के लिए सब लाठी डंडे लिए हुए, कोई भी हथियार नहीं ले, लेकिन लाठी डंडे, कुदाल उदाल यही सब जो होता है। बोले बाप रे बाप, ये सब तो बहुत खतरनाक इंसान है। अभी भी अगर हम लोग को कोई अगर दिक्कत है, अगर हम लोग अभी भी बात करें, तो वो लोग वहां पे कुछ भी कराना हो तो हरियाणा के जो स्टूडेंट है वो कर देते हैं। एक उनके अच्छा, जैसे कि एक स्टूडेंट ने प्रॉमिस किया था, गुरुजी सिर्फ आप मुझे इंग्लिश में पास करा दो, क्योंकि मैं मैथ रट चुका हूं, रीजनिंग रट चुका हूं, जीएस रट चुका हूं, बस इंग्लिश नहीं समझ आ रहा है। तो मैंने कहा कि क्या चाहते हो, पास होना या ज्ञान बढ़ाना? बोला ज्ञान उनसे मुझे कुछ लेना नहीं है, पैसा वैसा तो बहुत है आप लोग के पास, बस ये बता दो कि 30 नंबर कैसे लाना है। तो मैंने बोला बेटा देखो ये चीज पढ़ लो, तुम्हारा 30 आ जाएगा। और रियल में उसने 15 दिन में कॉमा फुल स्टॉप सब रट लिया। और उसने बोला था कि गुरुजी अगर आप मुझे पास करा दोगे ना, तो दुनिया में आप कहीं भी रहोगे, मैं आपके पास मिठाई लेके जरूर पहुंचूंगा। तो बोला ठीक है भाई। मैंने उसके लिए अलग से मेहनत किया। 2016 में मैंने उसे बताया, फिर मैं तो पटना आ गया। तो 2018 में वो पास किया। तो 2018 में वो दिल्ली से, मतलब हरियाणा से दिल्ली आया, दिल्ली से फ्लाइट पकड़ के आया और पटना आके मेरे पास मिठाई लेके आया था। तो बोले हाँ, अपना इसने वादा को पूरा किया। नहीं तो अधिकतर स्टूडेंट पास हो जाता है तो भूल जाता है, देख के जाएगा। नहीं मिठाई के चलते नहीं हो सकता है, ये भी हो सकता है। द अप्रेंटिस टू मिस्टर स्मिथ, अ कारपेंटर बाई ट्रेड। देख लीजिए, टू और बाई ट्रेड मतलब वो लड़का जो है मिस्टर स्मिथ के अंदर में ट्रेनिंग कर रहा है, जो पेशे से बढ़ई है, कारपेंटर बढ़ई। वो लड़का मिस्टर स्मिथ के अंदर में ट्रेनिंग कर रहा है, पेशे से कारपेंटर या बढ़ई है। नेक्स्ट, इसीलिए कुछ हो ना हो, अच्छे इंसान जरूर रहिए दिल से। अगर दिल में सड़न रहेगा ना, जेलसी ये सब रहेगी, तो आप आगे नहीं ज्यादा बढ़िएगा। एकदम नॉर्मल रहिए, आगे तो आप बढ़ते ही चले जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता है। हीरो, जीरो से हीरो बना जा सकता है, लेकिन अगर मन में वही रखे हैं जो सबके प्रति नेगेटिव भावना, ज्यादा पढ़ रहा है वो देख के रो रहा है, कोई जो ज्यादा पढ़ रहा है रो रहा है, अरे ये कोई लॉजिक होता है? वो ज्यादा पढ़ रहा है तो और अच्छा होना चाहिए, अरे वाह तुम तो बहुत पढ़ रहे हो, तो फिर उसमें आना चाहिए जज्बा, अच्छा वो इतना पढ़ रहा है तो मैं उससे दोगुना पढ़ के देखूंगा, ये होना चाहिए। नहीं तो पढ़ रहा है, उसी को देख के वो घर में जाकर बीमार है, पता चला क्यों बीमार हो, तो मेरा दोस्त ज्यादा पढ़ रहा है, वो पास हो जाएगा। तो ऐसा सड़ा हुआ दिमाग रखेंगे तो कैसे चलेगा? ये सेम क्वेश्चन करवाया होगा। अच्छा 99 भी है। आई रिफ्यूज टू बी क्लास्ड, ये होता है क्लास प्लस विथ प्लस पर्सन, क्लास प्लस विथ प्लस पर्सन, मतलब किसी से अपनी तुलना करना। क्लास प्लस विथ प्लस पर्सन, CLASS। क्लास विथ पर्सन का अर्थ होता है किसी से अपनी तुलना करना। बताइए भाई दूसरा क्या होगा? पहला तो विथ हो गया। स्ट्रीट के साथ, स्ट्रीट है ना, स्ट्रीट के साथ दुनिया में दो ही चीजों का जनरली प्रयोग किया जाता है, या तो इन या तो एट। इन या एट है कहीं? मतलब इसका हिंदी है कि सड़क पे चलने वाले मैं आम इंसानों से अपनी तुलना तौहीन समझता हूं। मतलब सड़क पे चलने वाले इंसानों से मैं अपनी तुलना तौहीन। रिफ्यूज मतलब क्या? मेरी बेइज्जती है, मैं उसे मना करता हूं, मतलब मेरी तुलना किसी भी अरे गहरे से नहीं होनी चाहिए। इसका हिंदी ये है। नंबर 100 कर चुके हैं आप। एंट्री के साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू आती है, और यहां पे बाय टिकट, बाय पोस्ट, बाय चेक, ये तो फिक्स होता है। तो पहला टू, दूसरा ये रहा सी। ये रहा आपका प्रीपोजिशन। क्या था? कुछ टफ था? टफ नहीं है, लेकिन सब लर्न आपको करना है। तो चलिए अगला चैप्टर शुरू करते हैं, अभी तो टाइम है बहुत। ये हटाए कैसे भाई?